बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। Dear students, we were discussing about the problems occurred in the concurrency control. तो जो लास्ट प्रॉब्लम हमने देखा था वो इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम था। इनकंसिस्टेंट एनालिसिस प्रॉब्लम ये कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम इसको सम अप करें तो x में वैल्यू है 90, बैलेंस y में वैल्यू है 50 और बैलेंस z में वैल्यू है 35। अगर इन तीनों को सम करें तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 175, पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो सम वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू क्या आई है बेसिकली दैट इज़ 185। द रीज़न इज़ कि दोनों ट्रांजैक्शन बैलेंस x को एट द सेम टाइम कंकरेंटली एक्सेस कर रही हैं, इसलिए जो है वो वैल्यू में इशू आ रहा है। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 175 और एक्चुअल में जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या थी 175। तो अब हम इसी स्केड्यूल के ऊपर लॉकिंग अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि आया कि स्केड्यूल जो है वो उससे रिज़ल्ट ठीक जनरेट होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे हमने देखें बेसिकली लॉकिंग अप्लाई की है। अब जब ट्रांजैक्शन T5 ने बैलेंस x की रिक्वेस्ट की तो क्योंकि T5 ने पहले रिक्वेस्ट की बैलेंस x की, इसलिए बैलेंस x T5 को एलोकेट हो गया। इन द मीनवाइल जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे T6 ने बैलेंस x की रिक्वेस्ट की तो T6 को जो है बैलेंस x एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन पहले रिक्वेस्ट करेगी उसी को लॉक जो है वो अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन T5 जो है वो डेटा को रीड कर रही है तो इन द मीनवाइल द इम्पोर्टेंट थिंग इज ट्रांजैक्शन T6 क्या कर रही है, वेट कर रही है। जब तक ट्रांजैक्शन T5 बैलेंस x को रिलीज नहीं कर लेगी तब तक ट्रांजैक्शन T6 क्या करेगी, वेट करेगी। तो यहाँ पे आप देखें जो नया हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है दैट इज अनलॉक। तो इसका मतलब है अगर तो ट्रांजैक्शन कमिट करती है या रोल बैक होती है तो इन दैट केस सारे के सारे लॉक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएंगे। या ट्रांजैक्शन जो है वो डेलिबरेटली अनलॉक की स्टेटमेंट इशू करती है। अनलॉक स्टेटमेंट का मतलब है कि इस डेटा आइटम की फर्दर हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसको क्या कर दें, फ्री कर दें। जैसे ही ट्रांजैक्शन T5 डेटा को फ्री करेगी एट द सेम टाइम डेटा आइटम एलोकेट हो जाएगा T6 को, और T6 जो बैलेंस x की वैल्यू क्या रीड करेगा, 90 रीड करेगा। और तकरीबन बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम जा रहा है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि x, y और z की जो वैल्यूज़ हैं 90, 50 और 35, उनको अगर ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो क्या थी 175, विच इज़ बेसिकली आ करेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंसिस्टेंसी के जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन सारे के सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अगर हम लॉकिंग अप्लाई करें तो प्रॉब्लम जो है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। बट देर आर सम प्रॉब्लम इन लॉकिंग एज वेल, कि लॉकिंग जो है वो अप्लाई करने से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल में ट्रांजैक्शन x को रीड कर रही है और y को भी रीड कर रही है, और ट्रांजैक्शन TB जो है वो भी x और y को रीड कर रही है। और एंड ऑफ द डे अगर हम कंकरेंटली चलाएं तो x में 250 आता है और y में जो है वो 130 आता है। सिंपल बाय एग्जीक्यूशन बोथ, अज्यूमिंग दैट कि स्टार्टिंग में x में 100 पड़ा था और y में 50 पड़ा था। तो जब हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो एंड ऑफ द डे x में 250 आता है और y में 130 आता है। तो ये x और y की जो वैल्यूज़ हैं
ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट करने के बाद जनरेट हुई और जिसमें लॉकिंग भी अप्लाई हो रही थी। अब अगर हम इसी प्रोसेस को सीक्वल में चलाएं, सीरियल में चलाएं, सीरियल का मतलब है कि ट्रांजैक्शन को वन बाय वन चलाना चाहिए। और जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजैक्शन को जब सीरियल में चलाते हैं तो आंसर हमारे पास हमेशा करेक्ट आता है। तो ट्रांजैक्शन टी ए और ट्रांजैक्शन टी बी को हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करेंगे और सीरियल में एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो इनिशियल वैल्यूज हमारे पास x इक्वल्स टू 100 थी और y जो है वो 50 थी। तो सिंपली x 100 रीड करेगा, 100 प्लस 50 यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 150, और y में 50 था और 50 प्लस 30 क्या हो जाएगी 80। तो जब ट्रांजैक्शन टी ए एग्जीक्यूट होगी तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ टी ए x में 150 पड़ा है और y में 180 पड़ा है। अब एग्जीक्यूट होगी ट्रांजैक्शन टी बी। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन टी बी पहले y को रीड करी है, जब वो y को रीड करेगी तो y में क्या पड़ा है 80, तो 80 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 इज 160, और x जब रीड करेगी x में 150 पड़ा है तो 150 प्लस 100 क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आती है 250 एंड 160 विच विल बी कंसिडर्ड एज करेक्ट वैल्यू, के एक्चुअल में ये वैल्यू होनी चाहिए थी क्योंकि सीरियल की जो वैल्यू होती हैं वो हमेशा करेक्ट कंसिडर की जाती हैं। अब आप देखें कि सीरियल स्केड्यूल में हमारे पास x में 250 है आफ्टर एग्जीक्यूशन और y में 160 विच मस्ट बी करेक्ट वैल्यूज। ऑन द अदर हैंड नॉन सीरियल में x में तो 250 है पर y में बेसिकली क्या पड़ा हुआ है 130 विच इज कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट वैल्यूज। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अगर हम इनको सीरियल में चलाते हैं तो y में पहले बेसिकली क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में ऐड होगा। अगर हम इनको नॉन सीरियल चलाएं, कंकरेंटली चलाएं। अगर हम इनको सीरियल में चलाते हैं तो पहले ट्रांजैक्शन टी ही चलेगी, इट मीन्स पहले ऐड होगा और बाद में मल्टीप्लाई होगा। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंस जो है वो मैटर करती है। अगर पहले मल्टीप्लाई करें और बाद में ऐड करें वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, पहले ऐड करें और बाद में मल्टीप्लाई करें तो वैल्यूज जो है वो डिफरेंट आती है, जिसकी वजह से लॉकिंग अप्लाई करने के बावजूद वी हैव फेस दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है नाउ दैट इज टू फेज लॉकिंग, दैट इज एन एक्सटेंडेड लॉकिंग प्रोसीजर जो कि मेक श्योर करता है कि किसी भी तरह का जो है वो इशू जनरेट ना हो। टू फेज लॉकिंग बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। वो ये कहता है जितने भी लॉक ऑपरेशंस हैं दे मस्ट प्रीसीड फर्स्ट लॉक ऑपरेशन। मतलब ये कि जितने भी लॉक ऑपरेशन हैं वो पहले अनलॉक ऑपरेशन से पहले आने चाहिए। प्रीसीड मतलब पहले आने चाहिए। मतलब वंस ट्रांजैक्शन हैज इशूड अनलॉक स्टेटमेंट, कि जब आपकी ट्रांजैक्शन एक दफ़ा अनलॉक स्टेटमेंट इशू कर देगी उसके बाद किसी भी तरह का लॉक की स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे डेटा आइटम का जिक्र नहीं हो रहा, कोई भी डेटा आइटम हो सकता है। तो अनलॉक स्टेटमेंट, अनलॉक का कीवर्ड आने के बाद दोबारा किसी भी तरह का लॉक का कीवर्ड नहीं आना चाहिए। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे के सारे लॉक ऑपरेशन, ऑल लॉक ऑपरेशन मस्ट अपीयर बिफोर फर्स्ट अनलॉक ऑपरेशन। को जो पहला अनलॉक ऑपरेशन होगा सारे के सारे लॉक ऑपरेशन उस पहले अनलॉक से पहले पहले होने चाहिए, उसके बाद नहीं होने चाहिए। टू फेज लॉकिंग में दो फेज होते हैं, एक होता है ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑपरेशन आएंगे वो कौन से होंगे, लॉक ऑपरेशन होंगे, कि ट्रांजैक्शन जो है वो सिर्फ लॉक करी है, डेटा सिर्फ लॉक करी है, अनलॉक नहीं करी। तो जिस फेज में सिर्फ और सिर्फ लॉक ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं वो फेज क्या कहलाएगा, ग्रोइंग फेज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। एंड देन वी हैव अ श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज का मतलब है कि इस फेज में सिर्फ और सिर्फ लॉक बेसिकली रिलीज हो रहे हैं। रिलीज लॉक होने का मतलब है अनलॉक हो रहे हैं, लॉक अनलॉक्स करें और किसी भी तरह का न्यू लॉक जो है वो अक्वायर नहीं किया जा रहा। तो श्रिंकिंग फेज में सारे के सारे अनलॉक ऑपरेशन होंगे
और ग्रोइंग फेज में सारे के सारे लॉक ऑपरेशन होंगे। तो सिंपली टू फेज लॉकिंग क्या कहता है कि वंस यू हैव डन अनलॉकिंग, यू हैव स्टार्टेड अनलॉकिंग, तो उसके बाद आप किसी भी तरह का नया लॉक एक्वायर नहीं करेंगे। दैट्स इट। कीपिंग इन माइंड कि टू फेज लॉकिंग में हर ट्रांजैक्शन का टू फेज लॉकिंग को सपोर्ट करना मस्ट है। हर ट्रांजैक्शन जो है वो अनलॉक के बाद दूसरी दफ़ा लॉक नहीं करेगी।